नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल शिक्षा प्लानेट पे। और मेरे दोस्त, आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो चल रही है उसके अंतर्गत जो टीजीटी और हमारे पीजीटी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, टीजीटी और क्या है, हमारा जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, इसमें जो हम आपको बता दें कि जो हमारे 25 अगस्त 2023 को प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वे क्वेश्चनों को हम ध्यान में रखते हुए जो 75 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके सामने। क्या आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक और इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और इसी बेस पे क्वेश्चन बनने की भी क्या है, संभावना है। तो आइए देखते हैं कि वे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कौन से होने वाले हैं। ठीक है, आइए पहले एक चीज से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आपका एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी का, इसके अंतर्गत आपको 150 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, अर्थात 150 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें से आपके जो 30 नंबर होने वाले हैं वो भाषा से संबंधित होने वाले हैं। किससे संबंधित होने वाले हैं मेरे भाई? भाषा से संबंधित होने वाले हैं। और इस भाषा से संबंधित क्वेश्चनों में आपका जो 15 मार्क का हिंदी हो सकता है और हमारे 15 मार्क का इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इंग्लिश हो सकता है। तो मेरे भाई, आपसे हम यही चाहेंगे कि जो 15 नंबर होता है कोई छोटा मार्क नहीं होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। 15 मार्क आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन 15 मार्क के लिए आप हमारे जो 75 क्वेश्चन है, जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन है, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, जो भी इससे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, आपको डिपेंड करता है ऑप्शनों पे, और आप ध्यान रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका ऑप्शन देख करके आप टिक लगाए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर बन रहे हैं उसके, कैसे कैसे एग्जाम में आंसर आ रहे हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पलों में देखोगे कि महत्वपूर्ण और या कम से कम या अधिक से अधिक होते हैं तो 4 होते हैं, अधिक से अधिक 4 होते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जाम है इसमें 5-5 तो क्या है आपके क्या बोलते हैं, विकल्प रहते हैं। तो इन विकल्पों को ध्यान से देख करके और तब इसका आंसर टिक करना है। तो आइए मेरे भाई देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है और आप पूरे इम्तिनान से, ठीक है, पूरे अच्छे ढंग से आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए, आंसर तो सबको पता होता है, लेकिन दिक्कत होता है कि हम उसका आंसर टिक क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में उसका आंसर हम टिक क्या कर रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन आंसर हम करते हैं कहाँ पे? टिक करने में या गोला भरने में हम क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं। देखिएगा, इसमें ध्यान से दीजिएगा और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। पहला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपका जो नहीं है उसी को टिक करना है। अब पहले जान लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। तो आपको हम बताए थे, अव्यय अर्थात अविकारी होते हैं। अव्यय अर्थात क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अभी अविकारी क्या है तो आपको हम बता दें कि वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने से लिंग, कारण, वचन आदि के चलते उनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अभिकारी कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। शायद आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण है हमारा, क्या है मेरे भाई? क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक है, क्या है? समुच्चय बोधक है। और हमारा क्या है? संबंध बोधक है, क्या है? संबंध बोधक है। और चौथा जो हमारा हो जाता है उसका नाम है विस्मयादि बोधक, क्या है? विस्मयादि बोधक उसका नाम है। तो ये हमारे जो 4 होते हैं यही हमारे अव्यय या अविकारी होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। कह रहा है कि आज, आज कैसा शब्द है? तो यह एक अविकारी शब्द है, क्या है? अविकारी शब्द है। और अविकारी में है कैसा? तो क्रिया विशेषण है। कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे? ध्यान सुनिएगा। आज जाऊंगा, पहले तो ये जानिए क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे में तो देखिएगा, आज खाऊंगा, क्या होगा? आज खाऊंगा। तो ये जो आज खाऊंगा शब्द है, जिसमें से खाऊंगा हमारी क्रिया है और ये हमारा आज क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे है? क्योंकि ये खाऊंगा क्रिया की विशेषता बता रहा है आज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक तो ये अव्यय हो जाएगा। इसी तरह से आज के भीतर, भीतर जाऊंगा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो हमारा आज भीतर, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? अव्यय हो जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो मेरे भाई जो जूता है ये अव्यय नहीं होगा।
बाकी हमारे दोनों ये क्या है, अव्यय हैं। जूता हमारा है क्या, जूता हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। इतना आपको याद रखना है। तो इसमें जूता जो है अव्यय नहीं है, एक संज्ञा है। बाकी जो दोनों है क्या है, ये अव्यय हैं। अव्यय में कौन से हैं, तो वो भी हमारे क्रिया विशेषण है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताने का प्रयास किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। मेरे भाई ये आपके स्वर वर्ण से चैप्टर है, और स्वर वर्ण को मैंने बड़ा ही अच्छे से, बड़ा अच्छे ढंग से पढ़ाया है। इसका आप आंसर देने का प्रयास करें। बोला है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ये स्वर वर्ण के प्रकार हैं। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये किसके प्रकार है, स्वर के प्रकार है। तो बी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भी एग्जाम हो रहा है बीपीएससी के थ्रू, जो टीजीटी पीडी का हो रहा है, इसमें 5-5 ऑप्शन दे रहे हैं। 3 ऑप्शनों को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि तालव्य ध्वनिया कौन सा है, ठीक है। अर्थात ये आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखना है कि तालव्य ध्वनिया कौन सा है। आइए देखते हैं। देखिएगा तालव्य होता क्या है, पहले आप समझिएगा। ये तो है हमारा क्या चीज, ये हमारा है क्या, शरीर है। निचले वाले हिस्से को हम कंठ कहते हैं, ऊपरे वाले हिस्सा तालु का आता है। उसके बाद नीचे, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद मूर्धा आता है। मूर्धा के बाद हमारा दंत आता है। दंत के बाद हमारा ओष्ठ आता है। क्यों बता रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण रोल है, बताएंगे अभी, देखिएगा ध्यान से। क वर्ग जो है, अर्थात क से लेके अंग तक, ये हमारा कंठ से निकलता है। च जो है ये हमारा तालु से निकलता है। आपका जो त त वर्ग के जो क्वेश्चन है, हमें कहाँ से निकलते हैं, मूर्धा से निकलते हैं। सॉरी, ये मूर्धा से नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये क वाला कंठ से निकलेगा, च वाला तालुक से निकलेगा। और ये आपका क्या है, ये जो त वर्ग है, ठीक है, त वर्ग जो है मूर्धा से निकलेगा। ये जो दंत दंत जो होते हैं आपके एक्सेंट, इसको इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताने का प्रयास करें, ध्यान सुनिएगा एक बार और। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा शरीर हो जाएगा। पिछले वाले हिस्से को हम कंठ कहते हैं। उसके ऊपर क्या आता है, उसके बाद हमारा तालु आएगा। तालु के बाद हमारा क्या आएगा, मूर्धा आएगा। मूर्धा के बाद हमारा क्या आएगा, दंत आएगा। और दंत के बाद हमारा क्या आएगा, ओष्ठ आएगा। ध्यान से सुनिएगा। प वर्ग जो होता है ओष्ठ का होता है। प वर्ग जो होता है हमारा कंठ का होता है। च वर्ग जो होता है तालु का होता है, ठीक है। और जो हमारा ट वर्ग है वो मूर्धा का होता है। और त वर्ग जो होता है दंत का होता है। अब क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कहा है कि तालव्य ध्वनियां कौन सी है। तो तालु से कौन सी ध्वनि निकलती है, च वर्ग निकलता है। कौन सा निकलता है, च वर्ग निकलता है। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आपका च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और य आता है। च आता है, छ आता है, ज आता है, झ ये भी आते हैं। क्या च और छ आते हैं, ये भी आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा विकल्प ए भी सही है, हमारा विकल्प ए भी सही है, और क्या है, सी भी सही है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इस पे ऑप्शनों पे ध्यान से देखना है। कह रहा है क्या कि उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। मेरे भाई ये बात सही कहा है, ये भी सही, और क्या है, एक से अधिक ही तो हुए। तो इन दोनों को न लगा के हम डी राइट आंसर लगाएंगे। उपर्युक्त में से, चल क्यों नहीं रहा है, उपर्युक्त में से एक से अधिक क्या है, हमारे विकल्प सही है। इसलिए हम इसको ज्यादा महत्व, ज्यादा समय देकर इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि इसमें 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं, और प्रत्येक ऑप्शन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कि जो दो आपका पहला भी था और जो सी था, दोनों सही था। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया था डी नंबर, कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इन मेरी बातों को। चलिए इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। अब ये उत्तम पुरुष होता क्या है, पहले तो ये देखिए सर्वनाम जो होता है 6 प्रकार का होता है। इसमें से पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है मेरे भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, और तीसरा होता है अन्य। अब ये अन्य क्या है, ध्यान सुनिएगा। जब श्रोता अपने बारे में बात करे, ठीक है, जब स्वयं कर्ता की बात होती है, वो उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे में मैं, क्या है, मैं है, हम है, हमें है, हमको है।
जब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात होती है, ठीक है, सुनने वाले के बारे में बात की जाती है, तब वो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और मध्य में तुम आता है, तू आता है, तूने आता है, ठीक है, ये सभी क्या है हमारे, ये हमारे मध्य पुरुषवाचक होते हैं। अन्य में क्या होता है आपका, यह होता है, वह होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो होंगे होंगे, एक हमारा नहीं होगा। अच्छा आप ही बताइए, हम हमें कैसा है आपका उत्तम पुरुषवाची है। यहाँ पे हमको भी दिया है, मुझे मुझे मैं से ही मुझे बनता है, मुझको बनता है, हम से ही हमें हमको बनता है। इसका मतलब कि हमारा ए भी होगा और बी भी होगा। इसमें से बोला है कि शब्द नहीं है, इसका मतलब टी जो है, तुम जो है, ये क्या हो जाएगा, मध्य पुरुषवाची हो जाएगा। तो टी हमारा नहीं है, बाकी ए बी हमारा क्या है, ये दोनों हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इतना बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ध्यान सुनिएगा, पूरे वाक्य में या शब्द में हो, जो क्रिया विशेषण होते हैं चार प्रकार के होते हैं। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है, इसको हमने आगे पढ़ाया भी है, विस्तार से पढ़ा है, फिलहाल ये क्वेश्चन में आया है तो बता देते हैं आपको। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण शब्द होता है, ये 6 प्रकार का होता है। और 6 प्रकार में से कहीं, जो कहीं, यहीं, वहीं, ये जो शब्द हैं, ये हमारे स्थानवाचक होते हैं। क्या होते हैं, और ये स्थानवाचक नहीं होते हैं, ये हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा क्या। कहा है कि मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इसका मतलब कि कहीं जो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, लेकिन हमें इसमें ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारा कहाँ प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन हमने इतनी बात आपको इसलिए बताई क्योंकि रीतिवाचक जो होता है 6 प्रकार का होता है, उसमें से एक प्रकार प्रश्नवाचक का भी होता है। यहाँ पे भले ही प्रश्नवाचक ना दिया हो, लेकिन रीतिवाचक दिया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, रीतिवाचक इसका हो जाएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा की विशेषता नहीं है, लक्षण की या लक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ये जो लक्षण शब्द है, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, बस उसी को ढूंढना है, बाकी होगा। मुख्यार्थ, क्या मुख्यार्थ है, नहीं। विज्ञार्थ, ये भी नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, जब दोनों में से एक भी नहीं है तो उपयुक्त होगा कैसे। अब आपको एक चीज बताते हैं कौन सा होगा। यहाँ पे लक्षणा होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, बना देते हैं। लक्षणा की विशेषता नहीं है, लक्षणा की विशेषता है, सॉरी, इसकी क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है। अब ध्यान सुनिएगा, लक्षणा है क्या, लक्षणा है क्या, ध्यान सुनिएगा। अगर लक्षणा, एक तो शब्द है, पहले क्या है, शब्द है। अगर हम इसको दो भागों में तोड़ते हैं, ल या प्लस छ प्लस ड़ा, या अगर आप चाहे तो कर सकते हैं क्या, ल प्लस खड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि जिस शब्द का खंड करने पर कोई भी सार्थक अर्थ प्राप्त न हो, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका मतलब ये रूढ़ का प्रयोग हुआ है, इस जो लक्षणा शब्द में रूढ़ी का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लक्षणा में क्या हुआ है, रूढ़ी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ये एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि हम जब इसका खंड किए तो कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं हुआ। चलिए इतना बात अगर समझ में आया तो आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला क्या है हमारा, चलिए इसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको तोड़ के छोड़ देते हैं। ऐसे क्या था हमारा, लक्षणा, क्या था हमारा, लक्षणा। चलिए ऐसे रहेगा, ये जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं भाई। अगला है, देखिए अगला क्या कर रहा है, विभाव। क्या है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि विभाव, विभाव क्या कर रहा है, विभाव। विभाव किसे कहते हैं, अगर आप रस पढ़े होंगे, ध्यान सुनिएगा। रस क्या है, किसी भी नाटक, किसी भी काव्य, किसी भी वाक्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर अगर आपके हृदय में, ठीक है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। ठीक है,
बाद में 9वां रस शांत रस की खोज हुई, फिर भक्ति रस 10वां रस बना, फिर हमारा वात्सल्य रस 11वां रस बना, जिसकी खोज आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने की थी। चलिए कोई बात नहीं, पहले समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल रसों की संख्या कितनी है, तो अभी ज्ञात रसों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। अब ध्यान समझिएगा, पूछा है कि विभाव किसे कहते हैं। पहले तो ये जाने कि रस के जो होते हैं 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जितने रस हैं 11 हैं, तो अपने अपने रसों के अस्थाई भाव होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। अब आप पूछेंगे कि अस्थाई भाव क्या होते हैं। जिस नाटक को देखकर, जिस काव्य को पढ़कर, जिस सीन दृश्य को देखकर आपके हृदय में, जैसे बताया ना कि 11 रस तो 11 अस्थाई भाव, जो भाव उत्पन्न होते हैं आपके हृदय में, वही हमारे अस्थाई भाव कहलाते हैं। और ये जो अस्थाई भाव होते हैं सदैव छिपे रहते हैं। जैसे सामने दृश्य बनता है, जैसे सामने फोटो बनती है, जैसे सामने कोई काव्य आता है, वो अपने आप ही निकल आते हैं। आपके कहने के लगातार प्रयास करने के बाद भी निकल नहीं सकते। कोई अगर मरा व्यक्ति पड़ा है तो अपने आप ही आपको दुख हो जाएगा। कोई हास्य नाटक चल रहा है तो अपने आप आपको हंसी आ जाएगी। तो ये अस्थाई भाव छिपे रहते हैं, और जितने रस उतने अस्थाई भाव। तो ये बात क्लियर हुई कि जितने रस उतने अस्थाई भाव। 11 रस तो हमारे 11 क्या हो जाएंगे? अस्थाई भाव भी हो जाएंगे। अब चलते हैं विभाव। क्या है हमारा? विभाव। और यही पूछा है कि विभाव किसे कहते हैं। विभाव उसे कहते हैं जिसे देख करके आपको हंसी आ रही है, या आपके हृदय में क्या अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, विभाव उसे कहते हैं जिसको देख करके आपको हंसी आ रही है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को देख करके आपको हंसी आ रही है उसे ही हम विभाव कहते हैं। और विभाव भी हमारा 2 तरह का होता है। विभाव भी हमारा 2 तरह का होता है, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं। एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। अब पहचानेंगे कैसे? जिस व्यक्ति को आपको देख करके हंसी आई, दुखी, कुछ भी हुए, जो भी आपके 11 रस 11 तरह का आपके हृदय में भाव उत्पन्न हुए, उन्हें हम विभाव कहते हैं। तो जो मुख्य व्यक्ति होगा वो विभाव हुआ, लेकिन वो भी कितने का? 2 तरह का हुआ, आलंबन और उद्दीपन। मतलब यही बस पूछा कि विभाव किसे कहते हैं। इसका हम पहले आंसर ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। कह रहा है कि जिसमें रस उत्पन्न हो, नहीं, जिसमें रस उत्पन्न हो वो आपका विभाव नहीं होता है। जिसको रस उत्पन्न हो, नहीं, वो भी नहीं होता है। अस्थाई भावों के उद्बोधक, हाँ, वही होता है जो आपके अंदर अस्थाई भाव को जगाता है। जिस व्यक्ति को देख करके आपको रोना आता है, आपको हंसी आता है, वही हमारा क्या होता है? उसी वही हमारा विभाव होता है। वही कह रहा है कि अस्थाई भाव के जो उद्बोधक होते हैं, जगाने वाले होते हैं, आपको लाने वाले होते हैं आपके हृदय में, वही हमारे क्या होते हैं? विभाव होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताते हैं। तो हमने बताया यहाँ पे कि विभाव जो होते हैं 2 प्रकार के, एक आलंबन और एक उद्दीपन। जो मुख्य व्यक्ति को देख करके आपको हंसी या रोना आता होगा, वो आपका आलंबन होता है। क्या होता है? आलंबन होता है। और आपको और हंसाने और रुलाने पे जो मजबूर करता है, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी जब तक हम आपसे एक उदाहरण नहीं बताएंगे, आपसे एक उदाहरण शेयर नहीं करेंगे, आपको ये बात समझ में आने वाली नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। एक सेंटेंस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखिएगा। हाथी जैसा देह, क्या है? हाथी जैसा देह, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल। क्या है? गैंडे जैसी चाल, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी। क्या है मेरे भाई? खरबूजे सी खोपड़ी, खोपड़ी, और तरबूजे सी गाल। क्या है? तरबूजे सी गाल, तरबूजे सी गाल। ध्यान समझिएगा, ये हम क्यों लिखे हैं, ताकि आपको हम रस को समझा सके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने एक सेंटेंस लिखा है, एक वाक्य लिखा है कि हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी गाल। अगर आप ही इस वाक्य को पढ़िए, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं आपके सामने दिखाई दे जिसका देह कैसा हो? हाथी के जैसा हो, उसकी चाल भी कैसी हो? गेंडे की जैसी हो, उसकी खोपड़ी भी कैसी हो? खरबूजे की जैसी हो, और उसके गाल कैसे हो? तरबूजे के समान, सॉरी, खरबूजे के समान हो। हाँ ठीक है, तरबूजे के समान हो, तो व्यक्ति कैसा दिखता होगा?
तो आप कहेंगे कि हंसता, ठीक है। जो भी उस व्यक्ति को देखेगा हंसेगा, तो हंसेगा तो कौन सा रस हुआ? हास रस होगा, ठीक है, हास रस होगा। और अस्थाई भाव याद करने वाला चीज है, इसका हंसी या हास ही होता है। क्या होता है? अस्थाई भाव हंसी, हंसी या हास ही होता है। चलिए आगे बताते हैं आपको। हम आपको इसमें समझाना चाहते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जो मुख्य व्यक्ति होता है उसे ही हम विभाव कहते हैं, ठीक है। चूंकि विभाव दो प्रकार का होता है, एक आलंबन और एक उद्दीपन। तो मुख्य व्यक्ति, आप ही सेंटेंस को पढ़िए, क्या इसमें कैसा व्यक्ति दिख रहा है? तो हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी गाल। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो यही पाएंगे कि जो व्यक्ति है मोटा है। तो जो हमारा विभाव होगा मोटा व्यक्ति ही होगा, लेकिन विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन, उद्दीपन। तो इसमें मोटा व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा? आलंबन हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में जो मुख्य व्यक्ति होता है, वाक्य में जो मुख्य व्यक्ति होता है वही हमारा आलंबन होता है। आगे चलते हैं। अब उद्दीपन क्या होता है? तो जो आलंबन को उद्दीप्त करता है, जगाता है, मोटा व्यक्ति तो है, तो हंसी के पात्र है, तो ठीक है, हमारा आलंबन होगा। लेकिन और कैसी बातें हैं जो उसको और आपको हंसाने पे मजबूर कर रही हैं? तो आप कहेंगे तो ठीक है, मोटा होता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाल भी वैसा चलने लगे, ठीक है, अगर उसके गाल भी वैसे हो जाए, खोपड़ी भी बड़ी हो जाए, तो और हंसी का पात्र बनेगा। तो जो आलंबन को उद्दीप्त करता है और हंसाने पे जगाता है, मजबूर कर देता है, उसे ही हम उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? धीमी जो चाल हो जाएगी, मोटे जो गाल हो जाएंगे, ठीक है, ये बड़ी खोपड़ी, ये हमारी जो बड़ी खोपड़ी हो जाएगी, यही सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये उद्दीपन हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया? चलिए इसका एक उदाहरण लास्ट में इसकी वीडियो में बताएंगे और रस को अच्छे से समझा देंगे। ऐसे तो हम रस को एक वीडियो में पढ़ाए भी हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विभाव किसे कहते हैं? तो अस्थाई भाव के उद्बोधक, जो हमारे अंदर के अस्थाई भाव को जगाते हैं, उसे ही विभाव कहते हैं। बस इतना बस समझिए। किसी चीज को देख करके आप हंसे, किसी चीज को देख करके आप रोए, जिस चीज को आप देख करके हंसे या रोए, वही चीज हमारी क्या होती है? विभाव होती है, ठीक है। वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही स्थान क्या होता है? विभाव होता है। वही लिखे हैं कि अस्थाई भाव के जो उद्बोधक होते हैं, जगाने वाले होते हैं, हमारे विभाव होते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? इसको जानने के लिए आपको कारक चिन्हों को जानना पड़ेगा। आपने याद भी किया होगा, नहीं याद किया है तो अब एक बार याद कर लीजिए। कर्ता ने क्या होता है? कर्ता ने कर्म को क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, कर्म को करण से क्या होता है? करण से, करण से। अधिकरण में पर होता है, अधिकरण, अधिकरण में पर क्या होता है? में पर होता है। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। आपादान से अलग क्या होता है? आपादान से अलग, से अलग। अब आप पूछेंगे कि क्यों लिख रहे हैं आप, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या है ये? इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। और हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है। अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? इनको समझने से पहले हम एक आपको, आपके सामने एक वाक्य लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा उसको। हमने लिखा यहाँ पे, राम ने, राम ने क्या है हमारा? राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, रावण को मारा। अब ध्यान से सुनिएगा, राम ने रावण को मारा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। राम ने रावण को मारा। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ने है और को है। अगर हम यहाँ से ने और को हटा देते हैं, ने और को हम यहाँ से क्या कर दे? हटा दिए, तो आप देखें कि राम रावण मारा, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब यहाँ पे ने था और जब यहाँ पे को था, तो ये राम शब्द से रावण का और रावण शब्द का मारा शब्द से संबंध स्थापित कर रहा था, दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा था। इसका मतलब यही हुआ कि जो कारक चिन्ह होते हैं वाक्य में शब्दों में संबंध स्थापित करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या
8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। क्वेश्चन हमारा पूछा है कि लड़के ने कुत्ते को मारा। लड़के ने और को जो है हमारा कारक चिन्ह तो है ये है, लेकिन कौन सा कारक चिन्ह है? वो तो 8 प्रकार के होते हैं, वही हमें बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, ने किसका होता है? कर्ता का होता है। को भी है, को किसका होता है? कर्म का होता है। तो देखते हैं हम कि कहाँ कर्म है और क्या है? कर्ता है। देखते हैं कहाँ कर्म है और क्या है? कर्ता है। तो हम देखते हैं इस वाक्य में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। संबंध दिया है, करण दिया है, अधिकरण दिया है, करण दिया है, करण और अपदान दिया है, इसमें से कोई नहीं है। तो हमारा ई जो होगा राइट आंसर हो जाता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कौन सी संक्षिप्त का विशेषता नहीं है? संक्षिप्त, संक्षिप्ति यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर दे रहे हैं, ठीक है। संक्षिप्ति क्या होना चाहिए था? यहाँ पे संक्षिप्ति होना चाहिए था। कौन सा संक्षिप्त का विशेषता नहीं है? तो आपको हम बता दें कि एक तो पहले संक्षिप्ति का अर्थ होता है वहन करना। क्या होता है? संक्षिप्ति का जो अर्थ होगा वहन करना होगा। क्या करना होगा? वहन करना होता है। अगर ऑप्शन में ये बात होगा वहन करना, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, वहन करना होता है। दूसरा, यह एक स्वतंत्र शब्द है, सही बात है। तो संक्षिप्ति शब्द है, यह एक स्वतंत्र क्या है? शब्द है। यह एक स्वतंत्र शब्द है। तो ये आपका सी भी सही है। संक्षिप्त एक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र शब्द होता है, और संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है। तो हमारा वहन भी है और स्वतंत्र दोनों ही क्या है? राइट आंसर है। इसका मतलब हमारा ए भी हुआ और सी भी हुआ। तो यहाँ पे आप डी नंबर जो देख रहे हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे हम लगा देंगे कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि संक्षिप्ति का अर्थ वहन करना भी होता है और स्वतंत्र शब्द भी होती है। ये हमारा डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सही है, संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो इसका मतलब वहन करना भी होता है और स्वतंत्र शब्द भी है। यही, अच्छा यही ठीक है, बहुत सुंदर सुनते, क्वेश्चन हम समझ नहीं पाए, वो बहुत सुंदर। चलिए इसको थोड़ा सही कर दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन कहा था? हम सही से देख नहीं पाए इसको। कह रहा है कि कौन सा संक्षिप्त की विशेषता नहीं है? तो इसका मतलब वहन करना होता है, ये तो विशेषता है। संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है, ये भी है। अगर जब ये सही और ये सही तो एक से अधिक सही, ये तीसरा भी हमारा सही हुआ। इसका मतलब ये जो बी होगा ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है क्या कि नहीं है, तो इसका मतलब पूर्णता नहीं रखता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता है, लेकिन यह रखता है, और यही हमारा क्या है? गलत है। और वही पूछा है कि नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, होता है गलती। आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगर आगे कौन सा क्वेश्चन है? कहा है कि महाशय, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो मेरे भाई महाशय शब्द जो है, महाशय संधि का शब्द का आप संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका बनेगा महा प्लस आशय। क्या बनेगा? महा प्लस आशय बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि इससे आ निकलेगा और यहाँ से आपका भी क्या निकलेगा? आ निकलेगा। और जब भी समान समान वर्ण आए किसी भी शब्द को दो भागों में तोड़ने या बांटने पर, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होता है। कौन संधि? दीर्घ स्वर संधि होती है या होता है। आगे चलिए अगला कौन सा है? हाँ ध्यान सुनिएगा, निर्देश दिया है इसमें। क्या दिया है? निर्देश दिया है कि क्वेश्चन जो 11 से 15 है, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करके ABCD जो भी सही हो आपको वो विकल्प चूज करना है, चयन करना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया अशुद्ध दिया गया है, उसका जो शुद्ध होगा उसी को चूज करके सही करके लिखना है। और 11 से 15 क्वेश्चन आपके होने, अर्थात 4 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमने जो कहा, हम जो कहे थे वही सत्य है। ये जो वाक्य है गलत है, इसका जो सही राइट आंसर होगा इसमें छिपा है, उसी को हमें ढूंढ के निकालना है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि हमने जो कहे रहे वही सत्य है, ये तो ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। हमने जो कहा था वही सत्य है, हमने कहे थे वही सत्य है, ये भी हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। इसका मतलब ये वाला क्या है? बी जो है सही आंसर दिख रहा है हमें कि हमने जो कहा था वही क्या है? सत्य है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो तो सही है, ये नहीं है, एक ही सही है। तो हमने जो कहा था वही सत्य है, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, कह रहा है कि आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। ये जो सेंटेंस है एक क्या है, गलत सेंटेंस है। इसका जो सही होगा इन 4-5 ऑप्शनों में छिपा हुआ है, इनमें से ढूंढ के निकालना है। कहा है कि आपका जो पत्र धन्यवाद सहित मिला, क्या होगा इसका राइट आंसर, आइए आपको हम दिखाते हैं। धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला, ये आपका नहीं होगा। आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, ये भी आपका सही नहीं होगा। जो दो सही नहीं है तो ये भी होना मुमकिन नहीं है, और ये आपका भी क्या होगा, इसका मतलब आपका पत्र मिला धन्यवाद। ठीक है, ऐसे होता है कि आपका पत्र, कि महाशय आपका पत्र मिला धन्यवाद। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे। नहीं, कृपया कार्यक्रम में पधारे, कृपया करके नहीं, कृपया कार्यक्रम में पधारे। अगर ऐसा कोई दिख रहा होगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृपया कार्यक्रम में पधारे, सी नंबर दिख रहा है। ठीक है, सी नंबर क्या हो रहा है, दिख रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कृपया कार्यक्रम में पधारे। आप भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो यही कहते हैं कि कृपया अगर आप आए हैं तो कृपया कार्यक्रम में पधारें। सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। कार्यक्रम में पधारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कृपा कर कार्यक्रम में पधारे, नहीं, कृपया क्या करना है इसमें, कृपया कार्यक्रम में पधारे, यही बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन करें कि मुझसे बेफिजूल बात मत करो। मुझसे बेफिजूल बेफिजूल बात मत करो। ऑप्शन क्या दिया है थोड़ा देख लेते हैं। मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, गलत है। ठीक है, ये सेंटेंस सही नहीं है। बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, नहीं, ये भी क्या है हमारा गलत है। अब जब दो गलत हो गया तो मुझसे एक से अधिक, ये भी कहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो ये हमारा होगा ही नहीं। तो मुझसे फिजूल बात मत करो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझसे फिजूल बात मत करो। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। नहीं, बिहारी गागर में सागर भरे हैं। ठीक है, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ना, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। नहीं, बिहारी ने गागर में भर दिए हैं, ये भी गलत है आपका। ये कह रहा है कि बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो बिहारी हैं छोटे से, ठीक है, आपको एक दोहा बताते हैं। सतसैया के दोहरे तीर, जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी ऐसे कवि थे जो छोटे से में बड़ी बात कहने वाले थे, और उन्हीं का है कि बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाता है। इसको हम मिटा दें। ठीक है, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निर्देश दे चुका है। कहा है ना कि 16 क्वेश्चन से 20 जो लेकर के था, 16 क्वेश्चन वहां से 20 तक लेकर के निम्नलिखित शब्दों में से किस भाषा का है, और ABCD में से जो भी है सही विकल्प का चयन करना है। अर्थात 16 से जो हमारे 20 क्वेश्चन है किस भाषा के हैं उन्हें चयनित करना है। 5 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं, तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, बेगम, हमने आपको बड़ा ही अच्छे से पढ़ाया है शब्दों को। हमने आपको देशज भी पढ़ाया है, विदेशज भी पढ़ाया है, संकर मिश्रित भी पढ़ाया, तद्भव तत्सम भी पढ़ाया, पर्यायवाची पढ़ाया, कार्थी भी पढ़ाया, सभी शब्दों को पढ़ा चुके हैं। तो इसमें से बताना है कि जो बेगम हमारा शब्द है वो फारसी है, पुर्तगाली है, अरबी है, या इनमें से दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं। बेगम जो शब्द है, आपको हमने बताया था कि जो मार काट से संबंधित शब्द होते हैं, जैसे में गोला, बम, बारूद, बंदूकें, बेगम, ये सभी क्या है, ये हमारे तुर्की शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं। तो हमारा जो बेगम है तुर्की शब्द है, और तुर्की कहीं भी ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी फारसी शब्द अलग होंगे, पुर्तगाली जो घरेलू वस्तुएं थे पुर्तगाली शब्द होते हैं, अरबी जो हमारे सरकारी कामकाज की जो वस्तुएं होते हैं अरबी और फारसी की होती हैं, और जो मार काट से संबंधित वस्तुओं के नाम होते हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, तुर्की होते हैं। साथ साथ बेगम भी हमारी क्या होती है, खतरनाक ही तो होती हैं, तो बेगम भी कैसा होगा, तुर्की शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए, सिनेमा, कह रहा है कि सिनेमा शब्द कैसा शब्द है, और ऑप्शन दिया है फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
फिर इसका हम राइट आंसर आपको बताते हैं। सिनेमा जो शब्द है अंग्रेजी शब्द है। क्या है? अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, सिनेमा आप इंग्लिश में भी लिखे देखे होंगे कभी, आपने बुकों में देखा होगा। तो अंग्रेजी शब्द है, सिनेमा क्या शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए क्या कर रहा है। अगला क्या? अर्दली। अर्दली, अच्छा अर्दली कहते किसे हैं आप ध्यान सुनिएगा। अर्दली वो होता है जो नर्सों के सहायक होते हैं। आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आप किसी को चेयर पर ले आते देखे होंगे, किसी के डायपर चेंज करते हुए देखे होंगे। वो जो नर्सों के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। खास तौर से जो मालिकों का सेवा करते हैं उन्हें हम अर्दली कहते हैं। और अर्दली जो है एक एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है ये? अंग्रेजी शब्द है। और अंग्रेजी शब्द होने के साथ साथ अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। तो ई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना ही ये फारसी है, ना ही पुर्तगाली है, और ना ही क्या है? अरबी है। इनमें से कोई नहीं है, तो आपका ई राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, आगे देखते हैं। तौलिया। और हमने आपको बड़ा ही अच्छे से बताया था कि जो भी घरेलू वस्तुओं के नाम हो, जैसे बाल्टी, तौलिया, ठीक है, तकिया, ये सभी क्या होते हैं? ये पुर्तगाली शब्द होते हैं। तो तौलिया हमारा कैसा शब्द है? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रिक्शा। आपको बताए थे रिक्शा, ट्रैक्टर। क्या बताए थे? रिक्शा और ट्रैक्टर। और रिक्शा और जो ट्रैक्टर शब्द हैं ये हमारे जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द हैं। अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा होगा तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जापानी शब्द। कैसा है शब्द? जापानी शब्द है। क्या है? जापानी शब्द है। हमने इन विदेशी शब्दों को याद करने का ट्रिक भी बताया था, आप वीडियो में पढ़ा होगा, देख सकते हैं। बड़ा ही अच्छा फार्मूला था। ठीक है, आसानी से याद कर सकते हैं। ये जापानी लिखा है मेरे भाई। ठीक है, रिक्शा जापानी शब्द है। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन पहले निर्देश पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, इक्वेशन 21 से जो 25 दिए गए हैं शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से पर्यायवाची नहीं होगा जिस शब्द का, उसी को हमें चूज करना। बाकी जो पर्यायवाची होगा उसको हम चूज नहीं करना। वही कहा कि प्रश्न जो 21 से 25 दिए गए हैं शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उनके लिए ABCD में से जो भी राइट आंसर हो रहा है उसको आप टिक करिए। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्जन। दुर्जन का मतलब क्या होता है? सठ होता है, कपटी भी होता है। ठीक है, दुर्जन व्यक्ति होता है उसे सठ भी कहते हैं, कपटी भी कहते हैं, लेकिन कंजूस कंजूस नहीं है। ठीक है, कंजूस नहीं है। तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। वही तो मेरा क्वेश्चन भी कहा था 21 से 25 कि जो नहीं है उसी को चूज करना है। तो कंजूस इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है। आगे मेरा क्वेश्चन क्या है? देह। देखिए इसमें से जो होगा उसको चूज नहीं करना है, जो नहीं होगा उसी को चूज करना है। देह का मतलब होता क्या है मेरे भाई? वपु होता है, कांत होता है, क्या होता है? कांत होता है, शरीर होता है, क्या होता है? शरीर होता है, काया होता है, क्या होता है? काया होता है, स्वयं देह भी होता है। इसका मतलब देह तो दे ही रखा है। ये क्या है? सभी ये सभी उसके पर्यायवाची शब्द है। किसके? देह के। अगर ये ऑप्शन में है तो उनको नहीं चुनना है, जो नहीं है उसी को मेरा टिक करना है। फिर देखते हैं। देह का मतलब शरीर होता है, तन भी होता है, काया भी होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हइये हैं। इसका मतलब तीनों हमारा राइट आंसर है। और यही हमारा नहीं तो यही क्या हो जाएगा? इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई ऐसा शब्द नहीं है तो देह का पर्यायवाची ना हो। ये तीनों के तीनों है, इसलिए इसके राइट आंसर हो जाएगा कौन? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई? आगे कह रहा है कि स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची है उसको तो नहीं लेना है, जो नहीं है उसी को लिया है। पहले ही देखिए ना, आपको हम निर्देश में बता दिए थे, यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ बता देते कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी को टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा कह रहा है भाई कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, कांता होता है। देखिए स्त्री का पहले पर्यायवाची लिखिए, भार्या, क्या होता है? भार्या होता है, पत्नी होता है, क्या होता है? पत्नी होता है, कांता होता है, कांता होता है, वनिता भी होता है, वनिता भी होता है। लेकिन लेकिन जो सविता शब्द है,
सविता जो शब्द है ये पर्यायवाची है। सूर्य का किसका है? सूर्य का। अब मेरे भाई जो ऑप्शन में नहीं है उसे ही तो टिक करना है। इसका राइट आंसर सविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सविता हो जाएगा। अच्छा ये देखिए ना, कांता ये तो होता ही है, बनिता होता ही है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये तो है ही है, लेकिन जो नहीं है उसी को चूज करना था। तो हमारा सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, आगे अगर कि बिजली जो है उसको छोड़ देना है, जो नहीं है उसी को चूज करना है। बिजली का मतलब चंचल भी होता है, विद्युत भी होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक है ये हैं, दो फॉलो कर ही रहे हैं। इसके मतलब जो नहीं है उसी को हमें चूज करना है। तो आभा, आभा जो होगा, आभा का मतलब प्रकाश होता है। आभा प्रकाश का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो आभा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले ही निर्देश दे दिया था कि पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी को चूज करना है। तो आभा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। आगे देखते हैं, लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो होगा उसे छोड़ देना है, जो नहीं है उसी को देखना है। एक तो जानिए कि लक्ष्मी का होता क्या है? रमा होता है, रमा होता है, ठीक है। भाग्यश्री होता है, क्या होता है? भाग्यश्री होता है। धन होता है, क्या होता है? धन होता है। उसके बाद हमें कमला भी होता है, क्या होता है? कमला भी होता है। रमा भी होता है, क्या होता है? रमा लिख दिए पहले ही, रमा भी होते हैं। ये सभी क्या है? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे रमा होता ही है, कमला होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक ये भी आपका फॉलो कर रहा है, लेकिन उमा जो है पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? पार्वती का है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वही चूज करना है जो ऑप्शन में क्या हो? पर्यायवाची शब्द नहीं हो। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द उमा नहीं है, ये पार्वती का है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? पहले निर्देश पढ़िए। क्या पढ़िए? पहले निर्देश पढ़िए। कर का यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक होते हुए बना दे, इसको निम्नलिखित होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? निम्नलिखित होना चाहिए था, टाइप मिस्टेक। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में से ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ABCDEF में से सही विकल्प का चयन कीजिए। थोड़ा टाइप करने में दिक्कत हो गया है, इसको अच्छे से सुधरवाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आप समझ लीजिए, जो आपके 26 से 30 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है, वो आपकी बोलचाल की क्या है? भाषा है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो उसका आंसर आराम से दे देंगे। ये कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं है, इसको कोई बात नहीं, नहीं अच्छे से लिखा है कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि परीक्षाएं सन्निकट हैं। जो ये वाक्य है इसके लिए शुद्ध वाक्य क्या होगा? सही वाक्य क्या होगा? आम चाल जो बोलचाल की आम जो भाषा होती है उसमें क्या होगा? यहाँ पे ये बात लिखा था कि जो बोलचाल क्या है, भाषा है, उसके हिसाब से क्या सही होगा। आप ही सोचिए अपने मन से। परीक्षाएं दूर हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्या है? गलत है। परीक्षाएं भविष्य में है, सटीक आपको नहीं लग रहा है। परीक्षाएं पास हैं, ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षाएं पास हैं, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो परीक्षाएं पास है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्या कर रहा है मेरा? कर रहा है क्या कि बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन दे रहा है तो वही हमारा राइट आंसर। बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आते हैं, गलत है ये। बरसात में पूरी सृष्टि में बाढ़ डूब जाती है, ये भी क्या है? गलत है। बरसात में नदियों में बाढ़, बरसात में नदियों में बाढ़ बढ़ जाती है, नहीं। श्रुत में से एक से अधिक, श्रुत में से कोई नहीं, ठीक है। बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, चलिए कोई नहीं, इसमें से ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई सटीक आंसर नहीं लग रहा, ठीक है। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आती है, इसका क्या होगा कि बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्या है? गलत है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। नितांत मतलब होता है एकदम बिल्कुल, आपको मैं नहीं जानता। अगर बिल्कुल कहीं दिखाई दे रहा होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। कहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ, गलत है। मैं श्रद्धा अपरिचित, ये भी क्या है? गलत है। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल, यहाँ पे अ होना चाहिए था, सपरिचित, ये अपरिचित होना चाहिए मेरे भाई, बनाने वाले थोड़ा गलत कर दिए। अपरिचित क्या होना चाहिए?
अपरिचित, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा है। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, नहीं, दूरदर्शन की अनेक जो क्या होती हैं, अनेक जो होती हैं धारावाहिकें प्रसिद्ध हैं। ठीक है, धारावाहिकें होती हैं, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के अनेक फिल्में नहीं, फिल्में नहीं होगा। दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, नाटक भी नहीं होगा। जब एक से दो से तो अधिक, ये भी कहना गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन के अनेक धारावाहिकें क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा। वे अभी नवनाढ़, ठीक है, नवधनाढ़ हुए हैं। नवधनाढ़ मतलब होता है कि नए नए धनी हुए हैं, नए नए अमीर हुए हैं। वे अभी नए अमीर हुए हैं, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप में दिक्कत आ रहा है, आप ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज ये थोड़ा टाइप गलत हो गया है। हम इसको दूसरे वीडियो जो आने वाला है उसको सही से टाइप कराने का प्रयास करेंगे, और एक एक शब्दों पे, एक एक वर्डों पे ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको देखिए, कह रहा है क्या कि वह अभी नए अमीर हुए हैं। नौ धनाढ़ मतलब होता है नए नए अमीर। ठीक है, तो वो अभी नए अमीर हुए हैं, ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर क्या कर रहा है। निदेश पहले पढ़िए, तो प्रश्न करा कि 31 से जो 35 क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब 5 ऑप्शन दिए गए हैं, सब दिया हो गया है, उसका जो सही विलोम है उस विलोम को चूज करना है, वही चूज करके टिक लगाना है। क्वेश्चन देखिए आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन कर कि इच्छा का विलोम क्या होगा, तो इस 5 ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा, उसी को टिक करना है। देखिए कौन क्या कर रहा है कि इच्छा, इच्छा का आप जानते हैं क्या होता है, अइच्छा नहीं, आशा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनिच्छा क्या होगा, अनिच्छा होगा। इच्छा का अनिच्छा क्या होता है, विलोम होता है, अनिच्छा विलोम होता है। इच्छा का अनिच्छा, इसमें अन उपसर्ग लगा है। हमने आपको जब विलोम पढ़ाया था तो बताया था कि अप, आ, अन, दूर, कु जो है उपसर्ग लगा करके बहुत से आपके अनुलोम शब्दों का विलोम बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अन अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा, क्या चीज, विलोम। उन्मूलन मतलब वनों की कटाई, वनों की कटाई का विपरीत क्या होगा, वनों का रोपण, तो क्या हो जाएगा, उन्मूलन का विपरीत रोपण हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रोपण। अवमूल्यन का क्या होता है, अवमूल्यन मतलब क्या होता है, मुद्रा की गिरावट को हम अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अवमूल्यन कहते हैं। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन मतलब वनों की कटाई, रोपण मतलब वनों की रुपाई। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है, कर्कश, और कर्कश का विलोम क्या होता है, कर्कश का विलोम मधुर होता है। क्या होता है, मधुर होता है। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंगम क्या होता है, जंगम का मतलब चलना फिरना, क्या होता है मेरे भाई, चलना फिरना होता है। और एक चीज आपको और बता दें, जंगम का मतलब क्या है, चलना फिरना होता है। स्थावर क्या है, अस्थावर, अस्थावर का मतलब जड़ होता है। क्या होता है, जड़ होता है। और जड़ें जो होती हैं अस्थाई रहती हैं। और जंगम मतलब चलना फिरना होता है, तो जड़ का विपरीत चलना फिरना, अस्थावर का विपरीत क्या हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। तो जंगम का विपरीत क्या होगा, अस्थावर हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कि शासक का विपरीत अर्थात विलोम शब्द क्या होगा, या विपार्थी शब्द क्या होगा। तो शासक का विलोम आपका प्रजा भी होता है। क्या होता है, प्रजा भी होता है। शासित भी होता है। क्या होता है, शासित भी होता है। अगर ऑप्शन में दिया है तो इन दोनों में से लगा सकते हैं। तो शासक का विपरीत या विलोम क्या हो जाएगा, शासित शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शासित शब्द हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा। पहले इन निर्देशों को पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ के आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है हमारा निर्देश, 36 से जो 40 क्वेश्चन दिया गया उसके बीच में करना है इसे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में एक शब्द रेखांकित है। मतलब कोई वाक्य होगा, उसमें से एक शब्द को क्या करा होगा, अंडरलाइन किया होगा, रेखांकित किया होगा। और प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए ए बी सी डी ई के सामने एक एक विकल्प दिया गया है। उनमें से रेखांकित शब्दों के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पद में विचलित कीजिए। ठीक है, अर्थात जो आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो सही आपका विकल्प है उसी का चयन करना है, उसी को टिक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है
कि शिशु, देखिए शिशु को ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, इसमें से शिशु का मतलब निकालना कि शिशु का वास्तविक अर्थ क्या होता है। बालक नहीं, युवती नहीं, युवक नहीं, शिशु का मतलब बच्चा होता है। क्या होता है? शिशु का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शिशु का मतलब बच्चा होता है। अगर बच्चा कहीं ऑप्शन में दिया होगा तो वही हमारा राइट आंसर होता है। अगर नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डी ई जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 36 का, 36 नंबर का। आगे देखते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? युद्ध, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, ठीक है। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है में जो युद्ध युद्ध है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो युद्ध है इसका सटीक अर्थ क्या होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा? तो युद्ध, युद्ध मतलब क्या हो जाएगा? संग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो संग्राम इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 37 का, 37 नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। 38 क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? कह रहा है कि गुमी हुई, क्या कह रहा है जी? गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जो हमारी आजादी खोई हुई थी उसको पाने की चाहत, ठीक है, उसको वापस पाने की चाहत सभी ने की थी और सबने उसकी कीमत पहचानी भी थी। तो जो आजादी शब्द है इसके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द क्या होगा, सही शब्द क्या होगा, उसी को इन 5 ऑप्शनों से चूज करना है। गुलाम नहीं, आपका गुलामी ये भी नहीं होगा। स्वाधीनता, स्वयं के अधीन हो, ठीक है, स्वयं का राज हो, जनता का राज हो। तो स्वाधीनता शब्द जो है इसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा, अच्छा शब्द होगा, महत्वपूर्ण शब्द होगा, ठीक है। तो आजादी का क्या हो जाएगा? स्वाधीनता हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिनको सुन रिपु के दिल टूटे, अर्थात जिनको सुन करके, रिपु मतलब होता है, पहले जाने, रिपु मतलब होता है अरी, और अरी मतलब क्या होता है? दुश्मन भी होता है, शत्रु भी होता है। क्या होता है? शत्रु भी होता है। तो हमारे सटीक जो 5 ये ऑप्शन दिए गए उनमें से जो सटीक विकल्प है, सही विकल्प है, उसका चयन करना है। रिपु का अर्थ क्या हो जाएगा? शत्रु। क्या हो जाएगा? शत्रु। आरी नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राती भी नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा? शत्रु। रिपु मतलब शत्रु, ये पर्यायवाची शब्द है रिपु का। अरी, दुश्मन, शत्रु क्या हो जाएंगे? रिपु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोम सुधा बरसात, ठीक है। इसमें से जो सुधा शब्द को अंडरलाइन किया है इसका जो सही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, ये सही अर्थ है, उसी को चूज करके लिखना है। सोम का मतलब होता, सॉरी, सुधा का मतलब होता क्या है पहले ये जानो। सोम नहीं पूछा है, सुधा पूछा है। तो सुधा का मतलब अमृत भी होता है। क्या होता है? अमृत भी होता है, ठीक है। पीयूष क्या होता है? पीयूष भी होता है। और और क्या होता है? सोम भी होता है। क्या होता है? सोम भी होता है। पय भी होता है। क्या होता है? पय भी होता है। अगर ये ऑप्शन में कहीं है तो आपको क्या हो जाएंगे? वही आपका ऑप्शन है, आपको क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अमृत और पीयूष। दिया है कि सुधा, इसी को अंडरलाइन किया है, पूछा है सुधा, तो सुधा का पीयूष होता है, अमृत भी होता है। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन सही हो गए, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? उपयुक्त में से 1 से अधिक सही है, ये बात तो सत्य है मेरे भाई। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से 1 से अधिक क्या है? सही है। इसके सही अर्थ निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए 41 से 45 यहाँ पे निर्देश दे दिया है। कहा है कि निम्नलिखित तत्सम शब्दों के ये 5 विकल्प ए बी सी डी और ई दिए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। जो भी ये 5 आंसर आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चूज करके लिखना है 41 से 45 तक, 41 से 45 क्वेश्चनों तक। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। तत्सम शब्दों के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। जो भी शब्द मिलेंगे वो तत्सम शब्द के होंगे और जो उपयुक्त में सही होगा, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त जो होगा उसी को चूज करके लिखना है। चलिए देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है खग, खग का तत्सम शब्द क्या क्या हो सकता है? तो बिहग भी होता है। और वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के या सारे संस्कृत जो शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द बोलते हैं। ये जो हमारा बिहग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिहग हो जाएगा, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। हमारा द्विज भी क्या है? ये भी द्विज जो है पक्षी का ही क्या है? पर्यायवाची है। और साथ साथ द्विज जो है संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का शब्द है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। पक्षी जो है, पक्षी, ये भी क्या है हमारा? ये हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। लेकिन
हमें बस वो देखना है कि जो खग शब्द है इसका सटीक आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो खग जो तो खुद में क्या है, तत्सम शब्द है, बिहग भी है, द्विज भी है, इसका मतलब द्विज भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बिहग भी दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा डी क्या होता है, राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन सही हो रहे हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, क्योंकि द्विज भी होता है, खग का मतलब बिहग भी होता है, और दोनों के दोनों ही क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं गणेश, क्या है, गणेश, और गणेश शब्द का तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। और गणेश का क्या कहते हैं, एक दंत, क्या कहते हैं मेरे भाई, एक दंत कहते हैं, और एक दंत जो है तत्सम शब्द है, और ऑप्शन में दे भी रखा है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदी बैल, बैल का क्या है, बैल का क्या है, तत्सम शब्द है। नंदन जो है बच्चा का क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। नंदन का मतलब बच्चा होता है, ठीक है, शिशु होता है, क्या होता है, शिशु होता है, बालक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी किसका, गणेश शब्द का क्या, तत्सम शब्द। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि काक, काक का क्या तत्सम, सही तत्सम रूप क्या होगा, सही तत्सम शब्द क्या होगा। तो काक का पिशुन भी होता है, और पिशुन अपने आप में एक क्या है, तत्सम शब्द भी होता है, साथ ही साथ काग भी होता है। काग के बड़े भाग रे सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, बड़ा ही सुंदर सूरदास जी का क्या है, पद में दिया गया है। तो खैर उससे बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि काक, काक जो है एक तद्भव शब्द है, क्या है, तद्भव शब्द है। तद्भव ये भी क्या है, आपका तत्सम ही है, काक का कौवा होता है, काक का क्या होता है, कौवा होता है, तो कौवा जो होगा यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। कौवा शब्द कैसा शब्द है, ये हमारा तद्भव शब्द है। लेकिन काक क्या है, काक है और काग है, पिशुन है, सभी क्या है, ये तत्सम शब्द है। कौन से, काक और क्या हमारा पिशून, क्या है, पिशून, ये हमारे सभी क्या है, तत्सम शब्द है। पर्यायवाची तो है, लेकिन भाई है तो क्या, तत्सम ही तो है, इनका प्रयोग आप संस्कृत में ही देखने को मिलेगा, और जितने भी संस्कृत के शब्द सभी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो काग भी है और पिशून भी है, और एक से दो हमारे राइट आंसर हो गए, तो इसके लिए डी उपयुक्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक से जब अधिक सही होता है तो डी दे रखा है, इसीलिए तो 5 ऑप्शन बढ़ा के रखा है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाता है इस 43 नंबर क्वेश्चन का, काक का। आगे देखिए, आगे कह रहा क्या, 44 की ठग, क्या है, ठग, ठग का सही तत्सम शब्द क्या होगा। तो आपका ठग का जो होगा जालसाज, क्या होगा, ठग अर्थात जाल में फंसाना, जालसाज हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खौफ मतलब डर, ये आपका कतई नहीं होगा, ठीक है, कतई नहीं होगा। त्रास, त्रास मतलब भयानक होता है, भयानक, ये भी आपका क्या नहीं होगा, ठीक है। जालसाज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठग मतलब जालसाज। देह, और देह का मतलब बताए थे, कांत भी होता है, वपु भी होता है, काया भी होता है, वपु है, क्या है ये, वपु है, काया भी होता है, और शरीर भी होता है, क्या होता है, शरीर भी होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देह, देह का यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर वपु हो जाएगा। साथ ही साथ क्षीर, क्षीर मतलब खीर होता है, क्या होता है, खीर होता है, खीर तद्भव शब्द है, और क्षीर जो है तत्सम शब्द है। पय मतलब दूध होता है, क्या होता है, दुग्ध या दूध होता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी हमारा दूध शब्द है तद्भव शब्द है, और जो पय है हमारा पय, ये क्या है, तत्सम शब्द है। वपु मतलब देह होता है, वपु जो है हमारा तत्सम शब्द है क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, अगला क्वेश्चन कर रहा है, निर्देश भी दे रखा है, प्रश्न कर रहा है क्या, 40 से 50 तक निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए इस ABCDEFG में से, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन है, ए है, बी है, सी है, डी और ई है, में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा, निर्देश से कोई बड़ी बात नहीं है, वो पढ़े या ना पढ़े। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्या, 47 46 नंबर, जिसके आने की तिथि न हो, ये अनेक शब्दों के क्या है, एक शब्द है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उन्हें हम अतिथि कहते हैं, और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, जो लज्जा से रहित हो, जिसे लज्जा न हो, ठीक है,
और जिसे लज्जा ना हो उसे, पहले तो समझिए, जिसे लज्जा ना हो उसे निर्लज कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लज कहते हैं। जिसे शर्म ना हो उसे बेशर्म कहते हैं, बेशर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेशर्म कहते हैं। ठीक है। जिसका हृदय कठोर हो उसे हम निर्मम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ठीक है। तो जिसके पास लज्जा ना हो उसे हम निर्लज कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्लज कहते हैं। जिसके पास शर्म ना हो उसे हम बेशर्म कहते हैं। और जिसका हृदय कठोर हो, उसके हृदय में दया ना हो उसे हम निर्मम कहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाता है, निर्लज। आगे चलते हैं। कहा कि जो सिंहासन का अधिकारी हो। आपने फिल्म देखा होगा, आपने देखा होगा बाहुबली में कहती है क्या, अ, शिवगामिनी बोलती हैं या पदाधिकारी लोग बताते हैं, मंत्रीगण बताते हैं कि आप होने वाले क्या हैं? युवराज हैं। इसका मतलब आप आने वाले क्या हैं? युवराज हैं। आप ही सिंहासन के, आप ही गद्दी के क्या हैं? अधिकारी हैं। जो सिंहासन का अधिकारी होता है उसे हम युवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? युवराज कहते हैं। तो युवराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंहासन का अधिकारी हो वो युवराज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक होता है, सप्ताह में एक बार आने वाला साप्ताहिक होता है। ठीक है। उसके बाद 3 माह पे आना तिमाही होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होगा। ठीक है। वार्षिक हो जाएगा। जो कार्यक्रम एक वर्ष में होता है उसे हम वार्षिक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्वेच्छा से सेवा करे, यहाँ पे करा होना चाहिए था, न टाइप गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है। जो स्वेच्छा से सेवा करे उसे हम क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है। जो अपनी स्वेच्छा से सेवा करे उसे हम स्वयं सेवक कहते हैं। और स्वयं सेवक बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्वयं सेवक अपनी इच्छा से किसी दूसरे की सेवा करते हैं। वही लिखा है कि जो स्वेच्छा अपनी इच्छा से क्या करे? दूसरों की सेवा करे। आगे देखिए, क्वेश्चन में निर्देश दे रखा है कि 51 से जो 55 हमारे क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन करके ABCD में से जो भी सही है उसका चयन कीजिए। मुहावरे दे रखे हैं, आइए देखते हैं उन मुहावरों को। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। अंक भरना, अंक मतलब क्या होता है? गोद, खुशियों से अपने गोद लगा लेना। ठीक है। अपने अपने गोद में भर लेना। आपका ऑप्शन भी दे रखा है क्या, भाग चमकाना, ये आपका क्या है? गलत होगा। स्नेह से लिपटा लेना, अंक भरना मतलब यही होगा कि प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक अपने किसी भी बच्चे को या कोई भी आपके पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो उसे अपने गोद में भर लेना जब आपके प्रिय हो। तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाता है, स्नेह से लिपटा लेना। अंक भरना मतलब स्नेह से लिपटा लेना, बाकी सभी क्या है? गलत हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? आस्तीन का सांप, आप अपने मित्र को नहीं कहते हैं ये तो आस्तीन का सांप, अर्थात क्या है? कपटी बड़ा है। ये कपटी मित्र का क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। ये अन्य क्या है आपके, ये मुहावरे हैं। ठीक है। आस्तीन का सांप मतलब कपटी मित्र, कपटी मित्र को ही आस्तीन का सांप कहते हैं। आगे देखिए, इसमें और कुछ बताने लगा है क्या? मित्रता को खतरा, मित्र को सांप काटना, नहीं कुछ बताने लगने हैं। ठीक है। कपटी मित्र को ही आस्तीन का सांप कहते हैं। आगे देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस खेत की मूली, किस खेत की मूली या किस खेत की मूली होना, आपको बता दें, शक्तिहीन होना, सही बात है। हैसियत वाला, नहीं। अधिकार रहित, हाँ ये भी बात सही है कि किसी खेत की मूली होना मतलब किसी खेत की मूली अधिकार रहीम, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। नहीं कहते हैं कि आप किस खेत की मूली है, मतलब आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप शक्तिहीन हैं। दोनों देखिए, दोनों ही क्या है? राइट आंसर है। जब भी 1 से 2 आंसर हो रहे हैं तो हम डी टिक कर गए हैं, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्या है? सटीक इसका आंसर हो जा रहा है। इसके लिए दोनों क्या है? उपयुक्त हैं, शक्तिहीन और अधिकारहीन। ठीक है। दोनों ही इसके लिए क्या है? खेत की मूली होने का मुहावरे के अर्थ हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? घड़ो पानी पड़ना, क्या कर रहा है? घड़ो पानी पड़ना मतलब जानिए इसको होता क्या है? शर्मिंदा होना। क्या होना? शर्मिंदा होना होता है। ठीक है। शर्मिंदा होना। घड़ो पानी पीना मतलब शर्मिंदा होना होता है। और मेरे भाई आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहीं ऑप्शन में है तो आप टिक कर सकते हैं। घड़ो पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा महसूस करना, शर्मिंदा में पड़ना। ठीक है। पराजित होना ऐसे ही नहीं होगा। गर्वित होना, विजयी होना, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। खड़ो पानी पड़ना का अर्थ होता है
शर्मिंदा होना, क्या होना, शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना, यहाँ पे ना हो। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, नाच नचाना, नाच नचाना मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, नाच नचाने का अर्थ होगा नृत्य सिखाना, नहीं, नाच के लिए प्रेरित करना, ये भी गलत है, तंग करना, ठीक है, नाच नचाना था तंग करना, आप ही नहीं कहते किसी को कि नाच नचा के छोड़ेंगे था तंग करके उसे छोड़ेंगे, तो तंग करना क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से, निर्देश फिर आता है कि 56 से जो 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों से के लिए शुद्ध वाक्य चुनिए तथा ABCD में जो भी क्या है सही विकल्प है उसको चयन करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पे आ जा रहा है, डायरेक्ट आइए, कह रहा है कि अनाधिकार का शुद्ध शब्द क्या होगा, अर्थात ये जो अनाधिकार लिखा है ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, अनाधिकार, सेम लिख दिया है तो गलत ऐसे होगा, अनाधिकार ये भी अलग करके गलत होगा, अनधिकार, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनाधिकार ऐसे नहीं लिखा जाता है, अनधिकार लिखा जाता है, ऐसे ही एग्जाम में आए तो आप टिक करिएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे दिया है कि पारलौकिक, क्या देखे यहाँ पे लिखा है परलौकिक, लेकिन वास्तव में होता क्या है, तो वास्तव में होता है पारलौकिक, क्या होता है, पारलौकिक, पारलौकिक होता है। और मेरे भाई जहां भी ऐसे शब्द लिखा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पारलौकिक, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सही है इसका, तो ए इसका राइट आंसर होगा, परालौकिक ये गलत है, परालौकिक ये भी क्या है, गलत है, हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की कह रहा है कि 58 नंबर की चांद, जो कि सही नहीं लिखा है, वास्तव में चांद कैसे लिखा जाता है, चांद पे चंद्रबिंदी होना चाहिए, ठीक है, तो इसके कौन सा बी जो होगा राइट आंसर होगा, चांद ऐसे लिखा है, बाकी ऐसे सब क्या है, गलत है, आप तो देख के ही बता सकते हैं इन शब्दों को। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सौंदर्यता, पहले तो सौंदर्यता लिखा कैसा आता है, कहीं भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, वास्तविक जो शुद्ध शब्द है सौंदर्यता का वो ऐसे लिखा जाता है, कैसे, सौंदर्यता ऐसे लिखा जाता है, अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में है तो आपका राइट आंसर हो जाता है, नहीं है तो नहीं होगा, तो ऐसा सौंदर्यता ऐसे ही गलत है, सौंदर्यता लिखा है, सुंदर्य लिखा है, गलत है, सौंदर्य भी क्या है, गलत है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सौंदर्यता ऐसे लिखा था, आप कहीं भी मैच करा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसाद, नहीं मेरे भाई, आप तो जानते हैं ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रसाद ऐसे लिखा जाता है। 61 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है, 61 नंबर में क्या निर्देश दे रखा है 61 से 65 तक, क्या कि निम्नलिखित वाक्यों में के सही प्रकार चुनिए तथा ABCD में से जो भी क्या है सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन कर रहा है कि उसने कहा था कि मैं कल आऊंगा, यहाँ पे वाक्य दे रखा है, पहले इसको वाक्य जानते हैं होते क्या है, चलिए आपके लिए कुछ लिखे हैं, क्या है ध्यान सुनिएगा, ये है आपका वाक्य। वाक्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और क्या क्या होता है, संयुक्त वाक्य, हमने इस पे वीडियो बनाया भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले जान रहे कि सरल वाक्य होता क्या है, जिसमें केवल एक उद्देश्य हो और क्या हो, एक विधेय हो। अब ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, ध्यान से देखिए ऊपर भी लिख चुके हैं, उद्देश्य अर्थात कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया, अर्थात जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे में राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता, हाँ सुनिएगा, इसमें खाता क्या है, क्रिया है, एक क्रिया है, और हमारा राम क्या है, करता है, तो जहां भी जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे ही हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक क्या हो, उपवाक्य हो, एक क्या हो, कोई वाक्य सेंटेंस दिया है उसमें एक प्रधान वाक्य है कोई एक उपवाक्य है, तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी बात समझ में नहीं है, चलिए एक ट्रिक के द्वारा सुनाते हैं आपको। जिस वाक्य कोई आप वाक्य पढ़िए और उसमें आपको जो सो तो तब जब जैसे वे की क्या है की, इसलिए आदि शब्द अगर मिलते हैं तो आप उसे कहिएगा यह संयुक्त वाक्य। कैसा, कहीं की मिल जाए कहीं साफ वाक्य के बीच में, तब जब जैसा वे सो जैसा, इनमें से कोई भी अगर शब्द मिल जा रहा है तो उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। मिश्र वाक्य का वैसे ही पहचान देख लीजिए, जिसमें क्या हो, दो शब्द जुड़े हों, ठीक है, जिसमें दो वाक्य जुड़े हों,
कि या किंतु हो, परंतु हो, और हो, अथवा हो, एवं हो, तथा हो इत्यादि, और अथवा किंतु परंतु इत्यादि अथवा एवं हो, वैसे वाक्य मिश्र वाक्य वाले होंगे। अब क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। अगर इसको विस्तार से पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो देखें, ठीक है, आपको उसमें विस्तार से पढ़ाएं। चलिए आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन हल करते हैं। कहा कि उसने कहा कि मैं कल आऊंगी। देखिए ना, इसमें की आया है, और देखिए एक बात मेरी, की आया है और हमने आपको बताया था कि जो हो सो हो, तो तब जब जैसे वे, की आया कि नहीं आया। और की होता किसमें है, संयुक्त वाक्य में होता है। तो मेरे भाई पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और साथ ही साथ उसने कहा, उसने कहा में क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका मुख्य वाक्य है। क्या है ये आपका मुख्य वाक्य है। और कल आऊंगी क्या है, आपका उपवाक्य है। क्या है मेरे भाई, उपवाक्य है। और जहाँ एक मुख्य वाक्य हो और एक बहु उपवाक्य हो, वहाँ कैसे वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। और ऐसे समय में नहीं आ रहा है तो जिस शब्द में क्या हो, की हो, तब हो, जब हो, ये सब कैसे हैं, उपवाक्य को पहचानने के क्या है, शब्द हैं, वर्ड हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिएगा इसको आप इसका एक स्क्रीन शॉट लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें शब्दों को ढूंढना है, और किसमें होता है, देखिए ना, और किसमें होता है, और मेरे भाई मिश्र वाक्य में होता है। तो क्यों समय व्यस्त करेंगे आप लोग, ठीक है। मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ जब दो वैसे सेंटेंस जिसमें दो शब्द और से, अथवा से, किंतु परंतु से जुड़े हों, वैसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें और आया हुआ है तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। यह चित्र इस दीवार पर असंगत है में से बताना कि कैसा यह वाक्य है। निषेधवाचक है कि विधिवाचक है कि आज्ञावाचक है, ठीक है। जो क्या है ये, यह चित्र जो है इस दीवार पर असंगत क्या है, असंगत है, मतलब सही ढंग से नहीं है, सही ढंग से नहीं है। इसका मतलब क्या है, निषेध है, रुकावट है। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक, ये वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी विधि और आज्ञा में कोई बताने वाला नहीं है। जहाँ पे जिस वाक्य में कोई आज्ञा दे, आज्ञावाचक, ठीक है। जहाँ पे कोई विधि हो, ठीक है, वहां विधिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और यहाँ पे अरे होना चाहिए था, ठीक है। टाइप आप लोग अच्छे से किया करें यार। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। अरे जो है साथ साथ ये क्या है, संबोधन विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, अरे तुम यहीं अभी खड़े हो, मतलब आश्चर्य की बात है, आश्चर्य भी होगा। और क्या है, ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक भी हो सकता है और ये आश्चर्य बोधक भी होगा, दोनों ही राइट आंसर है। इसलिए इसका डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा, अरे से आश्चर्य का भी बोध हो रहा है और अरे के आगे क्या लगा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा है। तो ये अरे क्या है, आश्चर्य बोधक और विस्मयादि बोधक दोनों ही वाक्य हैं, पे ध्यान रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम सदा सुखी रहो, तुम सदा सुखी रहो कैसा वाक्य है, इच्छार्थक है। कैसा है, इच्छार्थक है, कोई आशीर्वाद देने का कार्य कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है, अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। और जिस भी वाक्य में इच्छा कोई प्रकट करे, आशीर्वाद देने का काम करे, वो कैसे वाक्य होते हैं, इच्छार्थक होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ अगला देखिए, निर्देश वाला क्वेश्चन आया फिर 66 से कितना 70 तक दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से प्रस्तुत प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्पों को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। अर्थात प्रत्यय उपसर्ग वाले शब्द हैं, उसमें से प्रत्यय को पहचान करके टिक करना है। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, स्वाधीन क्या है, स्वाधीन में कैसा प्रत्यय है, प्रत्यय निकालना है। क्या निकालना है, प्रत्यय निकालना है। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो मेरे भाई प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। किसके शब्द, अच्छा मीठा क्या है, मूल शब्द है। अब मूल शब्द क्या होता है, मूल शब्द वह होता है जिसे आप भली भांति जानते हो, पहचानते हो। मीठा में हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया, मिठाई बन गया। इसका मतलब कि मिठाई में कैसा प्रत्यय लगा है, तो मिठाई में मेरा
मिठाई में मेरा कैसा प्रत्यय लगा है, आई प्रत्यय लगा है। उसी तरह से जो स्वाधीन है इसमें क्या लगा है, तो स्व प्लस आधीन क्या लगा है, आधीन। तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, आधीन हो जाएगा, सॉरी अधीन क्या होगा, स्व प्लस अधीन। अधीन दे रखा है, अधीन कोई बात नहीं, अधीन ही होगा, क्या होगा, अधीन होगा। अधीन भी यहाँ से आ भी निकल सकता था, अधीन भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो स्व स्व प्लस अधीन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अधीन प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, भूलौवल। भूलौवल, तो भूलौवल में भूलौवल जो शब्द है इसमें क्या है, तो भूल हमारा क्या है, मूल शब्द है, और प्लस औवल क्या है, औवल क्या है, प्रत्यय जुड़ा है। और जहां भी औवल होगा, देख रहे हैं कहीं दिया है ए नंबर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, बढ़िया। बढ़िया देखिए, तो बढ़िया में बढ़ क्या होगा, बढ़, बढ़ प्लस या क्या होगा, या। अच्छा एक चीज और, कहीं कहीं आपको ये भी दिया होगा, आपका बड़ी की मात्रा भी दिया होगा, तब कैसे पहचानेंगे। देखिए ऑप्शन में दिया भी, हाँ देखिए दिया है, इसमें छोटी की मात्रा दे रखा है, इसमें बड़ी दे रखा है, उसमें छोटी दे रखा है, पहचानेंगे कैसे, आप ही सोचिए। जब यहाँ पे बढ़िया शब्द है और बढ़िया में अगर ये छोटी की मात्रा लगी है, किसकी मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा लगी है, तो जो भी हमारा प्रत्यय बढ़िया से निकलेगा छोटी की मात्रा वाला ही निकलेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा छोटी की मात्रा वाला क्या है, राइट आंसर। इसे अगर बढ़िया में बड़ी की मात्रा लगा होगा तो प्रत्यय हमारा बड़ी की मात्रा भी हो सकता था। आगे चलते हैं, झगड़ालू क्या है, झगड़ालू, झगड़ना क्या होगा, झगड़ा, झगड़ा या झगड़, इसमें क्या है, आलू प्रत्यय जुड़ा है, क्या जुड़ा है, आलू प्रत्यय जुड़ा है। तो झगड़ालू में कैसा शब्द प्रत्यय लगा है, झगड़ालू में आलू प्रत्यय लगा है, कैसा लगा है, आलू प्रत्यय लगा है, ठीक है। आलू, तो आलू दे भी रखा है, दालू है, लू है, ठीक है, आलू इसमें क्या है, प्रत्यय लगा है। अगला देखते हैं, मनौती। मन, मनौती में कैसा प्रत्यय लगा है, तो मनौती में हमारा मन प्लस औती क्या होगा, मन मूल शब्द है, औती जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो औती इसका बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ निर्देश देखें, निर्देश क्या देख रखा है, निम्न अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए। चलिए पढ़ रहे हैं भाई, और पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प विकल्प चुन करके उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। चलिए इन्हें पहले पढ़ते हैं, क्या है ध्यान से पहले पढ़ते हैं। इस पैसेज को पढ़िए, उसके बाद 4 क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे, इसका आंसर देना है। पहले इसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, ठीक है। बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, ठीक है। वीरों के महानता के बारे में लिखा है, कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल स्वभाव कर दिखाते हुए सदा। इस वाक्य में पढ़ने के बाद जो भी क्लू मिलेगी आपको, आगे क्वेश्चन इसी से बनेंगे और उसी को ध्यान पूर्वक पढ़ करके आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसमें बात किसकी गई है, वीरों की बात की गई है, ठीक है। और जब भी वीर हमारे यहाँ पे हैं तो वीरों के साथ उनका कर्म जुड़ा होता है, उनकी कार्य जुड़ा होता है, तो कर्मवीर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कर्मवीर हो जाएंगे वे लोग, क्या हो जाएंगे, कर्मवीर। अर्थात कर्म में भी क्या होते हैं, वीर होते हैं। ध्यान सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसके आधार पे। कहा कि पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, क्या आप शीर्षक आपके माध्यम से हो सकता है, क्या वीर इस कविता का शीर्षक रख सकते हैं, सटीक नहीं होगा, ठीक है। अगर वीर होगा तो उसके कर्म प्रधान होंगे, ठीक है, तो कर्मों को भी यूज करना होगा। कठिन पथ ये भी नहीं होगा, संकट के बदलाव ये भी नहीं होगा। अगर इस कविता का शीर्षक रखना चाहे तो कर्म वीर रख सकते हैं, क्योंकि जो वीर होते हैं कर्म में भी क्या होते हैं, वीर होते हैं। तो इस शीर्षक इसका कर्मवीर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में कहीं दे रखा है तो ये मेरा राइट आंसर होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये वीर नहीं होगा, कठिन पथ नहीं होगा, संकट के बादल नहीं होंगे, ये आपका ई क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं,
रोते हैं नहीं मेरे भाई, रोते नहीं, सोते हैं नहीं, छिप जाते हैं नहीं, उपयुक्त में से एक। आगे पढ़े देखते हैं, पढ़ने के बाद क्या कहा है। वीर जो है संकटों को देख करके, यहाँ लिखा था कठिन पथ को देख करके क्या होते हैं, मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच गाते सदा, संकटों के बीच सदा वीर जो होते हैं गाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कठिन पथ को देख करके मुस्कुराते हैं, गाते हैं और मुस्कुराते हैं। वीर संकटों को देख कर क्या होते हैं, गाते हैं, ठीक है। गाते मुस्कुराते हैं, और गाते मुस्कुराते अगर कहीं पे है, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं नहीं दिया, छिप जाते हैं, सोते हैं, रोते हैं, सब क्या है, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है कि वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, एक बार पैसेज को पढ़ते हैं, कहाँ दे रखा है, वीर कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, ठीक है, संकटों के बीच गाते सदा, ठीक है। कोई भी जो कठिन कार्य होता है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किए, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो वीर जो है कठिन पथ को देख करके मुस्कुराते हैं, क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर इसका होगा। वीर सभी कार्यों को कैसे करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सोचते हुए नहीं, छिपते हुए नहीं, आपका बी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, तो कठिन पथ को, किसको, कठिन पथ को। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप, ताकि आपका और क्लियर हो जाए। किसको देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पथ को देखकर मुस्कुराते हैं, कौन, वीर हमारे मुस्कुराते हैं। तो आपका जो 74 नंबर क्वेश्चन है, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, कठिन पथ को देख करके मुस्कुराते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं मेरे भाई। आगे देखिए, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है, देख के बताना है कि जो आपदाएं शब्द है उसका अर्थ क्या होगा मेरे भाई। आपदा मतलब क्या होता है, संकट ही तो होता है, संकट ही तो होता है, ऑप्शन में दिया है तो वही हो जाएगा। संकट हो सकता है, विपत्ति भी हो सकती है, संकट या विपत्ति एक ही बात है, तो इसका राइट आंसर संकट या विपत्ति। विपत्ति देख रहा है, ठीक है, दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपदा शब्द का अर्थ क्या है, तो विपत्ति होती है, क्या होती है, विपत्ति होती है, ठीक है। चलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, ठीक है, और खत्म, हमें लगता है खत्म हो गया, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, 75 क्वेश्चन ही था, आपको हमने शुरू में ही बताया। तो ये 75 क्वेश्चन थे आपके टीजीटी पीटी एग्जाम के लिए, जो बीपीएससी हर साल करवाती है, ठीक है। और ये जो एग्जाम था ये आपका अगस्त माह वाला था, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, वही हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया और आपके सामने रखा, ताकि आप देखिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे जो हम वीडियो आएगा इस पे हम देखें कि आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आने की संभावना है, उन प्रश्नों को लेकर के चैप्टर वाइज आएंगे, ठीक है, एकदम चैप्टर वाइज बिल्कुल क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद।